सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हमने लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने डिमांड शेड्यूल भी देख लिया था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है दैट इज कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि क्या कॉज है जिसके कारण हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। मतलब बोले तो ये कि क्या रीजन है जिसके कारण हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ये जनता मांगना चाहती है, जनता बोल रही है कि सर हमको सिखाओ, जनता बोल रही है हमको बताओ कैसा, तो क्या रीजन है जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे पहला हम रीजन जो देखेंगे दैट विल बी, सबसे पहला जो रीजन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। याद करो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में ये देख लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। याद आया आपको, जहां पे हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स टी और कॉफी का, जहां पे हमने एग्जांपल देखा था टी ऑफ कॉफी का, तो वो हम वही बात करने वाले हैं इसके अंदर, कुछ थोड़ा अलग डीपली हम बात करने वाले। अब याद करिए, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि टी का प्राइस 10 है फर्स्ट केस में और कॉफी का भी प्राइस 10 है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो चेंज इन डिमांड। नो चेंज इन डिमांड होगा कि दोनों का प्राइस क्या होगा, 10 होगा। जनता देखेगी, ये जनता ये देखेगी यार कि 10 रुपीज में मुझे टी मिल रहा है, 10 रुपीज में कॉफी मिल रहा है। जो जिसकी जैसी टेस्ट है बोलेगा मेरे को अगर टी पसंद है तो वो टी ही प्रीफर करेगा, कॉफी वाला कॉफी पसंद करेगा। ओके, लेकिन जैसे ही ये टी की प्राइस 10 से कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 15 रुपीज हो गई और कॉफी की प्राइस कांस्टेंट रही, तो अब जनता क्या करेगा, अब जनता करेगा तोलना स्टार्ट करेगा। मतलब वो देखेगा कि यार दोनों का रिक्वायरमेंट तो सेम ही है, ठीक है, दोनों से मिलने हमको रिफ्रेशमेंट ही मिलने वाला है, दोनों एक हमको सेम क्वालिटी की ही माइंड रिफ्रेशमेंट देने वाली है। तो वो ये देख रहा, अब वो देखना स्टार्ट करेगा यार कि टी की प्राइस जो पहले 10 थी वो अब हो गई 15, लेकिन हमारी कॉफी की प्राइस जो पहले 10 थी वो अभी भी है 10। तो अब इस केस में क्या होगा, अब केस में ये होगा स्टूडेंट कि जैसे ही प्राइस अगर इंक्रीज हुई टी की, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि आपका डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई टी की तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी कॉफी की। मतलब हमने किसकी बात की, हमने की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। और याद करिए हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखा था, हमने लॉ ऑफ डिमांड की भाई यही सीखा था कि अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, सब कुछ रहेगा कांस्टेंट। हम जैसे जिसके उसके फैक्टर्स थे, जो डिमांड के जितने फैक्टर्स है वो सब रहेंगे कांस्टेंट। हमको सिर्फ किसकी बात करनी थी, हमको सिर्फ तो बात करनी थी प्राइस और डिमांड की, क्वांटिटी डिमांड की। तो यही हुआ, देखिए यहां पे भी क्या किसी बात चल रही है, प्राइस और डिमांड की। जहां पे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर यही एक कॉज है जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ऑपरेट होता है। ये फर्स्ट केस है जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। हम एक सेकंड केस देख लेते हैं इसी के अंदर। सपोज टी की प्राइस हो गई, अब टी की प्राइस हो गई अभी 5 रुपीज। तो अब जनता क्या देखेगी, अरे यार जो पहले टी की प्राइस 15 थी, जो पहले टी की प्राइस 10 थी, वो अब कितनी हो गई, वो 5 हो गई। अब कॉफी की प्राइस 10 थी और वो अभी भी कितनी है, 10। तो जनता क्या देखेगी, बोले यार दोनों में तो हमको सेम क्वालिटी का रिफ्रेशमेंट मिलने वाला है, दोनों क्या है, दोनों एक सेम टाइप का ही गुड है जिससे हमको क्या मिला, रिफ्रेशमेंट मिला है। तो हम वो क्या होगा, अब जैसे ही प्राइस कम हुई, जैसे ही प्राइस स्टूडेंट्स क्या हो गई, जैसे ही प्राइस स्टूडेंट्स कम हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड फॉर कॉफी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बात तो किसकी चल रही है, घूम फिर के बात प्राइस और डिमांड की ही चल रही है। मतलब हमारा लॉ ऑफ डिमांड फिर से ऑपरेट हो रहा है वही तरीके से कि प्राइस सिर्फ प्राइस पे ही चेंज आएगा, बाकी अदर फैक्टर्स पे कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये था हमारा पहला इफेक्ट, दैट इज नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात हुई। अब हम जो सेकेंड पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है इनकम इफेक्ट। तो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर जो आप जो टॉपिक चला रहे हो इनकम इफेक्ट, ये तो एक्चुअली एक फैक्टर था, ये तो एक्चुअली एक फैक्टर था। याद करिए लॉ ऑफ डिमांड में फैक्टर पर था इनकम फैक्टर, जहां पे इनकम इंक्रीज हो रही थी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, और जहां पे इनकम डिक्रीज हो रही थी तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही थी। याद आया आपको, मैंने बताया था आपको इनकम इफेक्ट, जैसे से मेरी इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी डिमांड भी बढ़ रही थी। वो वाला एग्जांपल जहां मैंने ऐसा बताया था कि पहले मैं पुए की लारी पे खाता था पुए, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार अब ये पुए की लारी पे मैं नहीं खाऊंगा, अब तो मैं कहा जाऊंगा संकल्प में डोसा खाने जाऊंगा। याद है आपको एग्जांपल। तो आप बोलोगे सर ये तो एक फैक्टर है। मैं बोलूंगा 1 मिनट, अपने को जो बात करने का ना वो इनकम की बात नहीं करना है, अपने को जो बात करना है वो इनकम इफेक्ट की बात करनी है। क्या बोला मैंने, अपन को जो बात करना है वो इनकम इफेक्ट, इनकम पे बात नहीं करना, अपने को जो बात करना है वो किस पे बात करना है, इनकम इफेक्ट पे। सपोज आपका ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज
केस 1 हम दो केस में इसको एनालिसिस करते हैं, केस 1 और केस 2। सपोज आपकी इनकम पूरे मंथ में 500 रुपये, सपोज केस 2 में भी आपकी इनकम पूरे मंथ में 500 रुपीज है। अब क्या होता था, अब सपोज आप ₹20 देकर आपको 1 मस्का बन मिलता था। क्या मिलता आपको? 1 मस्का बन मिलता था। 20 रुपीज पे आपकी इनकम कितनी? आपकी इनकम वॉज 500। आपके दोनों केस में इनकम कितनी है? 500 है। इनकम पे कोई चेंज नहीं है, इनकम कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ चेंज किस पे आएगा? ओनली प्राइस पे चेंज आएगा, मतलब अदर थिंग रिमेनिंग वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इनकम तुम्हारा एक फैक्टर था, मैंने अपनी इनकम को कितना मान लिया? कांस्टेंट 500 ही मान लिया। लेकिन अब क्या हुआ, पहले मेरे ये 20 रुपए में मुझे एक मस्काबन आता था। अब क्या हुआ, अब मस्काबन की प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हो गई। अब मेरी मस्काबन की प्राइस हो गई 10 रुपीज। तो अब मैं बोल सकता हूं कि पहले मैं एक बन ईट करता था, तो अब मैं कितने कर सकता हूं मस्काबन? अब मैं बोलूंगा सर आप तो अब आप एक्चुअल कितने खा सकते हो? अब आप 2 कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि पहले 20 रुपए का एक बन आता था, अब 10 रुपए का एक बनाता। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी परचेसिंग पावर क्या हो गई स्टूडेंट्स? बढ़ गई। पहले 20 रुपए में, देखिए नोट्स को अच्छे से, पहले 20 रुपए में ओनली 1 बना रहा था, अब क्या हो गया? अब 10 रुपए में एक बना रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये पैसा बच गया, मेरे पास ये पैसा बच गया, मतलब मेरा परचेसिंग पावर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो अब मैं 2 बन कंज्यूम कर सकता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बात फिर से वही घूम फिर के कि हमारे इफेक्ट किस पे आया? हमारी इफेक्ट आई प्राइस पे और क्वांटिटी डिमांडेड पे, ना कि इनकम पे। इनकम तो हमारा कैसा रहा स्टूडेंट्स? इनकम तो हमारा रहा कांस्टेंट। जैसे ही प्राइस क्या हुआ था, जैसे ही मस्काबन की प्राइस पहले 20 थी तो मैं एक बन ले रहा था, जैसे ही उसकी प्राइस क्या हो गई? 10 रुपीज हो गई, तो मैंने अपनी परचेसिंग पावर को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। मतलब अब मैं 2 बन कंज्यूम कर सकता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपको ऐसा कि कभी कभी अगर स्कूल जाने में लेट हो, तो आप क्या बोलोगे आपके पापा को कि एक काम करिए पापा, मुझे 100 रुपीज दीजिए कि मेरा स्कूल का फेयर जो है दैट इज 100 रुपीज फ्रॉम घर से स्कूल तक। तो आप स्कूल से घर तक आप सिर्फ जाने के आपके फेयर कितने होते हैं? 100 रुपीज। अब सपोज आप जैसे रोड पे गए तो आपको ध्यान आया यार क्या ओला पे आज 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप राइड ले रहे हो मॉर्निंग में तो आपको क्या मिल रहा है? 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। टू वे पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 50%। ओके, जैसे आपने ओला का डाउनलोड किया और आपने अपना कूपन कोड डाला, तो अब क्या हुआ? आपकी इनकम तो सेम ही है। आपको कितने रुपए मिले थे? आपके पापा ने आपको कितने दिए? ये समझ आ गया आपको अच्छे से? एकदम परफेक्ट। आप देख लीजिए, लिख लीजिए। अब आपको आपके पापा ने ये केस में कितना दिया है? ये केस में आपको आपके पापा ने कितना दिए? 100 रुपीज दिए। एक एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कितने रुपए दिए थे? आपके फादर ने 100 रुपीज दिए थे। जैसे आपको ये पता चला कि आज ओला में एक क्या चल रहा है? ओला में चल रहा है अगर आप मॉर्निंग में कोई कैब अगर आप बुक करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन 2 वे पे, मतलब 1 वे और 2 वे पे आपको कितना मिलेगा? डिस्काउंट 50% मिलेगा। मतलब कि एक्चुअल कितना रुपीस आपको मिला था? 100 रुपीस। रोज आपको कितना पे करना पड़ता था? 100 रुपीस पे करना पड़ा था। आपको अभी भी कितना मिला है? आपको 100 मिला। पर अब क्या हुआ? अब आप जैसे जाओगे स्कूल से, आप घर से जाओगे स्कूल, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिला। तो 50 आने के हो गए और 50 जाने के हो गए। उस केस में भी हमको इनकम हमको मनी कितनी मिली थी? 100 ही मिली थी। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इनकम इफेक्ट के अंदर मतलब यह नहीं होता कि आपकी इनकम में चेंज आया। आपकी इनकम तो कांस्टेंट ही रहेगी, पर आपकी परचेसिंग पावर में चेंज आया था। जहां पे अब आपने 2 मस्काबन कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई थी। इनकम आपकी क्या रही थी स्टूडेंट? कांस्टेंट रही। दिस इज नॉट व्हाट? इनकम इफेक्ट। जो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा है दैट इज द थर्ड इफेक्ट है, दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू कस्टमर स्टूडेंट्स। मतलब ये कि देखिए, जैसे कोई भी एप्पल या सैमसंग का कोई भी फोन निकलता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई भी एप्पल या सैमसंग का फोन निकलता है, आपको पता होता है कि उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। उसकी प्राइस क्या होती है? बहुत हाई होती है।
तो सीधी बात है जो रिच पीपल है, जो एफोर्डेबल पर्सन है, वही उसको अफोर्ड कर पाएंगे। मतलब उस टाइम पे उसकी डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं कि उस टाइम पे उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी, क्योंकि जो रिच पीपल है, जैसे कि अभी 11 चल रहा है, 11 का सीरीज चल रहा है, तो अब सीधी बात है जो रिच पीपल होंगे वही अफोर्ड कर पाएंगे, जो नॉर्मल पीपल्स है, जो मिडिल क्लास पीपल है, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि देखना, आपको पता है कि आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ या हर सितंबर को जैसे एप्पल अपना लॉन्च करता है, एप्पल अपना फोन लॉन्च करता है, तो आप ये देखते हो कि हर साल उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम ये माइंड में प्लानिंग करके रखेंगे 6 मंथ बाद या 8 मंथ बाद तो इस प्राइस को क्या होना है, डिक्रीज होने वाला एप्पल के फोन को। तो जो पहले कस्टमर एप्पल को नहीं ले पा रहे थे, अब जैसे प्राइस उसकी क्या हो गई, जैसे 6 या 8 मंथ की प्राइस डिक्रीज हो गई, तो जब पहले कस्टमर नहीं ले पा रहे थे, उसकी प्राइस ज्यादा थी, तो अब वो भी डिमांड करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू कस्टमर का अराइवल होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यू कस्टमर, जो पहले कस्टमर नहीं भी ले पा रहे थे, अब वो भी एक्चुअली इस डिमांड के अंदर आ जाएंगे और वो भी अब एप्पल को फोन को कंज्यूम करने पड़ेंगे जब उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही उसकी प्राइस हाई थी तो क्या हुआ स्टूडेंट, उसकी डिमांड क्या थी, डिक्रीज थी, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड नहीं हो रही थी, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वही उतने ले सकते थे। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज हुई तो जो पहले नहीं ले पा रहे थे वो भी अब ले पाएंगे। मतलब अब क्या होगा, एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर होगा। एंट्री ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, न्यू कस्टमर होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस, दैट इज अराइवल ऑफ अ न्यू कस्टमर। यहां पे भी हमारी बात किसकी चली, प्राइस और डिमांड, क्योंकि हमको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड तो किससे ऑपरेट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है प्राइस एंड डिमांड से। अब हम करते हैं स्टूडेंट तीसरा लास्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लास्ट टॉपिक है कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, दैट इज वेरियस यूजेस, या आप बोल सकते हो डिफरेंट यूजेस। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इसका हम एक एग्जांपल अच्छे से लेते हैं। मतलब कोई ऐसा कॉमोडिटी जिसका मल्टीपल यूजेस हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क। मिल्क के कितने मल्टीपल यूजेस है देखिए, एक तो आपके पीने में काम आएगा, ओके डन। सेकंड आपके टी और कॉफी में। थर्ड आप मिल्क शेक बना सकते हो। फोर्थ आप कर्ड बना सकते हो। फिफ्थ आप बटर मिल्क बना सकते हो। सिक्स्थ घी बना सकते हो। और आपको पता है कि आपके केक्स में भी मिल्क का यूज होता है। अब सपोज इमेजिन करो, अब सपोज इमेजिन ऐसा करिए कि पहले 1 लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट था ₹50 और आप कंज्यूम कर रहे थे, आपके घर पे टोटल 2 लीटर्स कंज्यूम हो रहा था, दैट वॉज ₹100। मतलब एक डे में आप टोटल आपका मिल्क का कंजम्पशन कितना हो रहा था, ₹100। इसके अंदर आप 2 चीज कर पा रहे थे, एक आप लोग दूध पी पा रहे थे, खुद कंज्यूम कर रहे थे, और सेकंड इसको यूज कर रहे थे आपके दादा दादी के लिए टी और कॉफी में, या आपके मम्मी पापा के टी और कॉफी में, और खुद आप इसको कंज्यूम कर रहे थे, मतलब पी रहे थे, दूध को पी रहे थे। मतलब मैंने क्या बोला कि 1 लीटर की प्राइस कितनी थी, 50। आपको कितना लीटर लेना पड़ा था, 2 लीटर्स। तो आप क्या कर रहे थे, ₹100 का कॉस्ट बेयर हो रहा था। मतलब आप खुद को उसको पी रहे थे, या फिर तो उसका टी और कॉफी में उसको यूज कर रहे थे। अब सपोज 1 लीटर की प्राइस हो गई स्टूडेंट्स ₹30। कितनी हो गई स्टूडेंट, ₹30। कितनी हो गई, ₹30। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपना कंजम्पशन क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, बढ़ा दोगे। मतलब कि ये अब आप जो पहले 2 लीटर लेते थे, अब आप कितने लीटर लेना स्टार्ट कर दोगे, 3 लीटर लेना स्टार्ट कर दोगे। तो अब समझ लीजिए कि आपके पापा अगर दूध लेने जा रहे हैं तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगे, अरे यार दूध का प्राइस सब डिक्रीज हो गया, पहले आप 2 लीटर दूध लेके आते थे ₹100 में, अब आप काम करिए, ₹100 ही हमारा बजट है, हमारा बजट तो ₹100 है, हम रोज कितना स्पेंड कर रहे हैं दूध के ऊपर, ₹100 पहले भी स्पेंड कर रहे थे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यार एक काम करिए, अब आपको तो 1 लीटर का कितना कॉस्ट हो गया, ₹30 हो गया, तो एक काम करिए आप 3 लीटर दूध लेके आइएगा। तो आपके पापा बोलेंगे यार क्यों 3 लीटर दूध लेके आऊं मैं तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे बहुत गर्मी है, काम करेंगे, अपने बच्चे गर्मी बहुत है, घर पे ही रहते हैं, तो मिल्क शेक बना के देंगे। अभी कोरोना चल रहा है तो घर पे बच्चे रहते हैं, तो मिल्क शेक बना के उनको देंगे। तो अब क्या हुआ, हमने ये देखा कि डिफरेंट यूजेस, क्या बोला मैंने, डिफरेंट यूजेस। अब देखिए मिल्क आप पीते थे पहले, टी और कॉफी बनाते थे, अब हमने तीसरा डिफरेंट यूजेस क्या बनाया, हम इसका मिल्क शेक बना के पिलाएंगे बच्चों को। ओके डन। या तो आप बोल सकते हैं यार अब बहुत गर्मी पड़ रही है तो बटर मिल्क बनाएंगे अपने बच्चों को, कर्ड बनाएंगे, कर्ड बना के उससे बटर मिल्क बना के बच्चों को पिलाएंगे। मतलब कि ये कि जैसे ही मिल्क की प्राइस डिक्रीज हुई तो उसकी अदर कॉमोडिटीज पे डिमांड पे इफेक्ट आया। जैसे कि सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मिल्क की प्राइस डिक्रीज हुई
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ज्यादा बटर मिल्क कंज्यूम होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ज्यादा मिल्क शेक प्रोड्यूस होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा केक प्रोड्यूस होगा। रीजन, क्योंकि रीजन ये था कि जो मल्टीपल यूज, जो दूध का था, जो मिल्क का था, जिसका मल्टीपल यूज हो सकता है, उसकी ही प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो सीधी बात है डिमांड फॉर अदर कॉमोडिटी व्हाट इंक्रीजेस। देखो हुआ, ये हुआ जैसे मिल्क की प्राइस डिक्रीज हुई, जैसे ही मिल्क की प्राइस क्या हो गई स्टूडेंट, डिक्रीज हो गई, डिमांड फॉर मिल्क शेक, डिमांड फॉर बटर मिल्क, डिमांड फॉर कर्ड, ये सब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिमांड इंक्रीज हो गई इन अदर कॉमोडिटीज की, क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंट यूजेस का था, जो मिल्क जिसमें डिफरेंट यूजेस था, उसकी प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो उसके अदर कॉमोडिटीज पे क्या होता है स्टूडेंट, उसकी इफेक्ट आती है। अगर वही होता, अगर ऐसा होता कि प्राइस ऑफ मिल्क अगर इंक्रीज हो जाता तो उसका वाइस वर्सा हो जाता। मतलब यही कि बात तो इसकी चल रही है प्राइस और डिमांड की, वो किससे ऑपरेट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। मतलब हमने ये सीखा कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि क्या क्या कारण है जिससे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है। पहले हमने ये देखा कि सबसे पहला कारण सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सेकंड हमने क्या देखा स्टूडेंट, सेकंड हमने देखा कि सेकंड जो हमारा कारण था वो था इनकम इफेक्ट, जहां पे इनकम पे चेंज नहीं था, इनकम की इफेक्ट, जहां पे इनकम कांस्टेंट था, हमारे कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ था, जिससे हमारा परचेसिंग पावर क्या होता स्टूडेंट, इंक्रीज हुआ था। थर्ड हमने देखा अराइवल ऑफ अ न्यू कस्टमर, जिसमें एंट्री और एग्जिट ऑफ अ न्यू कस्टमर। और फोर्थ जो हमने केस देखा दैट इज वेरियस यूजेस, दैट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कॉमोडिटी। अब बता दिया मैंने आपको। सो ये हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स डन हो गया, जहां पे हमने अब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया आज हमने, जहां पे हमने मार्केट हमने शेड्यूल पर डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया था, जहां पे हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ लिया, और अब हमने देख लिया है कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थैंक्स स्टूडेंट्स।